All of you make a heading of very important topic, that is international organizations. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए भाई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है वो है यूएन। ठीक है, जो कि लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की यूएन है, जिसमें प्रेजेंटली 193 कंट्रीज हैं। प्रेजेंटली जो जुड़ी हुई कंट्रीज हैं इसके साथ वो 193 कंट्रीज है। ठीक है, तो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की वो है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, फर्स्ट वाली। तो सबसे पहले हम यूनाइटेड नेशन को कवर करेंगे और मैं आपको पूरा इसको एकदम प्रॉपर ऐसा कवर कराऊंगी कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और कोई भी एग्जाम दो, चाहे इवन आईएएस के लिए भी प्रिपेयर कर लो, सारा कंटेंट आपको मिलेगा। मतलब ये आपको हर जगह पे काम आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया के किसी भी एग्जाम को दे लो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हर एग्जाम में काम आता है। और यूएन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। मैं इसको आपको बहुत मतलब अच्छे से कवर करवाने वाली हूँ यूएन को पूरा, तो बहुत ध्यान से नोट्स बनाना है इसके। ऐसा कंटेंट और जगह पे नहीं मिलेगा आपको, तो ध्यान से इनके नोट्स बनाना। न्यूयॉर्क में इसके मेन हेडक्वार्टर्स हैं। ज्वाइन किया मैम, ये पहला ही है? हाँ जी हाँ जी, ये फर्स्ट ईयर। अब देखो भाई, यूएन जो है हमारा, इसकी स्टोरी क्या है। एक्चुअली में जो यूनाइटेड नेशन है वो यूनाइटेड नेशन के नाम से नहीं बना था, या फिर नहीं बना था। एक्चुअली में होता ये है, जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है, जो कि 1918 में चलता है, 1914 से 18 तक, वर्ल्ड वॉर 1। मैम की वॉइस आ रही है क्या? हाँ जी, आकिब असलम, बिल्कुल आ रही है मेरी वॉइस। तो 1914 से 18 तक वर्ल्ड वॉर 1 चलता है, जानते हैं सब लोग, 1914 से 81। तो इसके बाद वर्ल्ड के सारे लीडर्स मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम है लीग ऑफ नेशंस। और इस लीग ऑफ नेशन का काम था टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, कि पूरे वर्ल्ड में पीस और ऑर्डर बनाए रखे, ताकि वर्ल्ड वॉर सेकंड ना होने पाए। ठीक है, सारी कंट्रीज मिलकर लीग ऑफ नेशंस बनाती है कि भाई शांति रहे हर जगह पर, इसलिए एक लीग ऑफ नेशंस बनाना चाहिए। ठीक है, पीस और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाया जाता है। फिर क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड वॉर सेकंड हो जाता है, तो लीग ऑफ नेशंस तो अपने काम नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी कि शांति बनी रहे, वर्ल्ड वॉर सेकंड ना हो। बट यहाँ तो वर्ल्ड वॉर सेकंड हो जाता है। तो इस चीज की वजह से क्या होता है, इस लीग ऑफ नेशंस को एबॉलिश कर दिया जाता है, खत्म हो जाता है। और इसको रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशंस आती है। ठीक है, कब? 24 अक्टूबर 1945, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम पीरियड था 1939 से 44। तो 24 अक्टूबर 1945 को ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, हाँ जी, स्लाइड बैक लो, लिख लो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बनती है, और जो जो इसमें मेन कंट्रीज थी वो सब कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, एंड एक ऑर्गेनाइजेशन बन के तैयार होती है। ठीक है, डन, ओके। सो ये हुआ, और ये इनकी जो मीटिंग थी इस यूएन को बनाने के लिए, वो हेल्ड होती है सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, जहां ये डिसाइड करते हैं कि यूएन को एस्टैब्लिश करना है। तो यूएन डे हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। यूएन डे मनाया जाता है 24 ऑफ अक्टूबर को।
इस कॉन्फ्रेंस में याद रखना, जब यूएन बनता है तो फाउंडिंग मेंबर्स, मतलब यूएन जब बन के तैयार होता है तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं 51। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 51 इसके फाउंडिंग मेंबर थे, मतलब 1945 में थे, और अब 2021 में इसके, मतलब 22 अब शुरू हो गया पर हम 21 का लेके चलेंगे, 193 मेंबर्स थे। तो 51 से 193 मेंबर्स इसके होते हैं यूएन में। मेंबर्स का मतलब जो कंट्रीज जुड़ती जाती है। और 193rd नंबर की कौन सी कंट्री जुड़ती है इससे? साउथ सुडान। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको ऐसे याद रखनी है। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, इंडिया मेंबर है, यू ऑल नो, ऑब्वियसली इंडिया क्यों नहीं होगा, मेंबर है। मुझे ये जानना है कि क्या ये 51 में इंडिया था फाउंडिंग में? क्या फाउंडिंग में इंडिया था या नहीं था? नो मैम, नो मैम, नो मैम। इंडिया था, इंडिया वॉज अ मेंबर, इंडिया वॉज अ, या इज अ लिख लो अब तो, क्योंकि इंडिया तो है ना, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, ये भी एक इंफॉर्मेशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें लगता है कि 1945 में तो अपन लोग आजाद ही नहीं हुए थे, तो हम लोग तो शायद इसके मेंबर नहीं होंगे, पर ऐसा गलत है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। वो बात अलग है, उस वक्त ब्रिटिश का राज था, ठीक है, पर ब्रिटिश इंडिया था उस समय इनके अंदर, तो इंडिया इनका मेंबर था हमेशा से। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है एक तो आपको, ये सारी, क्योंकि आते हैं क्वेश्चन। और यूएन जो है, इसका काम क्या है? इसका काम है शांति बनाए रखना पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होना चाहिए। दोबारा बोलो, कोई कुछ कह रहा है तो। मैम, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस हाँ एंड बिल्कुल, सिक्योरिटी। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और ये काफी हद तक कामयाब भी हुई है, क्योंकि उसके बाद से अब आपको पता है 80 साल करीब हो गए हैं और शांति है, कोई ऐसा वॉर जैसी सिचुएशन तो आई नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एक तो ये इंफॉर्मेशन। अगली इंफॉर्मेशन जो पूछी जाती है वो है भाई, यूएन में यूज होने वाली ऑफिशियल लैंग्वेजेस। यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी है, मतलब यूएन में कौन कौन सी लैंग्वेजेस में सारा काम पब्लिश किया जाता है। तो देखो भाई, यूएन के अंदर जो इंग्लिश, लैंग्वेजेस हैं, बिल्कुल इंग्लिश तो होगी ही, इंग्लिश है, और बताओ। इंग्लिश, चाइनीज, अरबिक, अरबिक, चाइनीज है, अरबिक, अरबिक है, स्पेनिश, फ्रेंच, स्पेनिश है, स्पेनिश, रशियन। रशियन है। म्यूट करो भाई, म्यूट करो। हाँ, तो अब मैं लिखवा देती हूँ, एक रहेगी, 6 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल इनकी। ठीक है, आपने 5 बताइए, 6th है फ्रेंच। ठीक है, ये 6 लैंग्वेजेस हैं। इनको लर्न करने की मैम बैक ट्रिक वाला देखो, स्लाइड, बैक स्लाइड। बैक स्लाइड कर लो नोट। थैंक यू मैम, हो गया। ये जो आपकी 6 लैंग्वेजेस हैं, इनको लर्न करने की एक ट्रिक है, अगर किसी को कंफ्यूजन होता है कि लर्न कैसे करना है इसको, सो देयर इज अ ट्रिक टू लर्न दैट। अगर आपने एक फ्रूट ड्रिंक आती है जिसका नाम है फ्रेस्का, एक फ्रूट ड्रिंक काफी पॉपुलर है, दिल्ली में तो काफी पॉपुलर है, तो वो जो फ्रेस्का फ्रूट ड्रिंक है उसके हिसाब से ट्रिक बनाई है मैंने। फ्रेस्का उस ड्रिंक का नाम है। ठीक है, सर्च करना गूगल पे एक बार, क्या पता आपने फ्रूट ड्रिंक्स ही है, पी भी हो आपने, तो फ्रेस्का के हिसाब से लर्न कर लेना। F फॉर फ्रांस, R फॉर रशिया, E फॉर इंग्लिश,
स्पेनिश, चाइनीज, अरबिक। तो इस ट्रिक के फॉर्म में आप लर्न रखोगे। लर्न अगर मान लो कई बार हो जाती है ना, कंफ्यूजन हो जाता है कि फ्रेंच थी नहीं थी, हो जाते हैं हम कंफ्यूज। इंग्लिश तो ऑब्वियसली होगी होगी, पता है आपको। चाइनीज भी होगी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है चाइना की। अरबिक भी है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये थी या नहीं थी, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, क्योंकि दिमाग में नहीं रहता कभी कभी। तो उसके लिए ट्रिक है कि आप कभी भूलोगे नहीं। फ्रेस्का एक फ्रूट ड्रिंक है, उसके बेस पे इसको बनाया है, तो अब हमेशा याद रहेगा आपको ये चीज। ठीक है, लिख लेना, ये ऐसे बना लेना। तो ये था ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, अब हम आते हैं मेन यूएन के टॉपिक पर। मतलब यूएन में क्या होता है, यूएन है क्या, और क्या क्या स्ट्रक्चर है इसमें, और क्या क्या होता है यूएन में। तो देखो भाई, अब लिखो आगे। यूएन जो है पूरा, ये यूएन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये यूएन पूरा 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले इसके हैं 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, फिर है इसकी 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, और फिर है इसके फंड्स एंड प्रोग्राम्स। मतलब यूएन जो है वो इन 3 चीजों से मिलके बनता है। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑर्गन्स। प्रिंसिपल ऑर्गन्स का मतलब जो एक्चुअली में यूएन बनाते हैं, 6 हैं, ज्यादा नहीं, 6 ही हैं। तो कौन कौन से हैं वो भी हम लिख लेते हैं। एक है इसमें यूएन जनरल असेंबली, फिर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, फिर है यूएन इकोसॉक, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर है आईसीजे, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और लास्ट है सेक्रेटरीट। ये है यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। मतलब इन 6 से यूएन बना है, ये 6 है, और तब जाके यूएन डेवलप हुआ है। ठीक है, मैम थर्ड वन क्या है? थर्ड वन है इकोसॉक। इको मीन्स इकोनॉमिक एंड एसओ मीन्स सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, नोट कर लो, यहां तक पहले आप लोग अच्छे से लिख लो, फिर हम आगे आते हैं स्पेशलाइज वगैरह पे। पहले 6 नाम लिखो, इनके 6 के बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में कि ये क्या काम करते हैं। नंबर 4 ट्रस्टीशिप काउंसिल। हाँ जी, नंबर 4 इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है भाई, तो ये 6 ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब 6 ऑर्गन्स है जिनसे यूएन बनता है। फिर आती है ये 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी। मतलब समझना, ऐसी एजेंसी जो इंडिपेंडेंटली काम करती है, एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन। नाम बताऊंगी आपको तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ये तो अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो अलग ऑर्गेनाइजेशन है, पर ये काम यूएन के अंडर करती है, रहती इंडिपेंडेंट है, काम अपना अपने हिसाब से करती है, पर अंडर यूएन के ही आती है। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसी। जैसे आप इंडिया में देखो आरबीआई, आरबीआई अपना अपने तरीके से काम करती है, पर आती तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही है। तो ऑटोनॉमस है, इंडिपेंडेंट है, बट दे वर्क अंडर यूएन। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसीज।
सो ये 15 है, मैं आपको इनके नाम लिखवाऊंगी, इनको आपको नहीं पढ़ना, इसमें से सिर्फ 2 या 3 पढ़नी है, पर लिखेंगे हम सारी, ठीक है। 15 के 15 नाम लिखेंगे। तो कौन कौन सी है भाई? सबसे पहले है वर्ल्ड बैंक, सबने सुना होगा वर्ल्ड बैंक। फिर है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। एक है WMO, वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल, मीट्रोलॉजिकल का मतलब होता है जो क्लाइमेट के बारे में जानकारी देती है, वो ऑर्गेनाइजेशन। फिर ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन, मतलब एरोप्लेन्स एंड एयरक्राफ्ट्स, उनके लिए। फिर सबसे फेमस WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 7 हो गई, यही लिख लेते हैं आगे भी। फिर एक फूड के लिए FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर। इंडिया में सबसे ऊपर अथॉरिटी कौन सी है? मतलब इंडिया में फूड के लिए सबसे FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद पहले हम काम करते हैं, आप नाम हम सारे लिख लेते हैं, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। यूनेस्को, सबने नाम सुना, बहुत बार मैंने क्लास में भी पढ़ाया है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है ITU, ITU इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। ये 10 हो गई, 5 और है, आपको लर्न नहीं करनी, बस नाम आपको सारे पता होने चाहिए। फटाफट इनको नोट करो, फिर हम आगे की 5 लिखते हैं। मैम IMO किसके रिलेटेड है? IMO इज मैरीटाइम, मैरीटाइम का मतलब होता है वाटर, मरीन, वाटर रिसोर्सेज एंड ऑल द ओशंस, सीज, लेक्स, उनसे रिलेटेड है। आई होप आपको सारे नाम समझ में आ गए होंगे, बिकॉज ऐसा इसमें नहीं है जो आपको नाम समझ में ना आए, समझ में आ गए पर्पस क्या है इनका। लेबर है, मीट्रोलॉजिकल, हेल्थ, फूड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। अब ये हो गई 10, 5 और बचे हैं, उनको लिख लेते हैं। बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम पर आप लिख लो सारे। वीपो, जिनकी रह गई वो पहले गैप छोड़ के लिख लो आगे की। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो। फिर आती है UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, पोस्टल सर्विसेज के लिए। फिर है यूनिडो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, ये है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये उतना अच्छे से काम भी नहीं करती है, इसका मतलब बस नाम की यही ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर है IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और लास्ट आती है WTO। क्या है भाई इसकी फुल फॉर्म? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेगा इसमें? देखो भाई, ये याद रखना, इसलिए मैं तुमसे स्पेशली पूछी है ये चीज कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। याद कर लो अभी ही कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूएन के अंडर नहीं आती। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट है, वो किसी के अंडर नहीं आती। ठीक है, ये है टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए मैंने तुमसे पूछा ताकि तुम अब याद रखोगे इस चीज को। ठीक है, क्योंकि पूछा है तो कई बार याद रह जाती हैं चीजें। तो ये टूरिज्म एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो अलग है, वो किसी के अंडर नहीं आती। वो 1995 में सेपरेटली बनाई गई थी, और ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई है लाइक इन 1945, और बाकी अलग अलग टाइम पीरियड में भी आती है। सो राइट डाउन द नेम ऑफ ऑल 15, जिसमें से आपको इस स्ट्रीट की पांचों नहीं पढ़नी, बिल्कुल नहीं आते कोई क्वेश्चन, इनको बिल्कुल मत पढ़िएगा। ठीक है, इन 10 में से 1, 2, 3, 4, ये 4 पढ़नी है, क्योंकि इन 4 से आते हैं क्वेश्चन, इनके रिपोर्ट, इनके इंडेक्स, ये काम वाम पे बनते हैं। तो वो मैं आपको क्लास में कराऊंगी, डोंट वरी, वो मैं आपको क्लास में ही करवाऊंगी। सो यहाँ तक आपको करना है पूरा। लिख लो भाई सारे नाम वाम, यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़े। हो गया भाई यहाँ तक? ठीक है, डन। जैसे मैम यूएन को ही हम बोलते हैं ना मैम, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, यूएन को ही बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, यूएनओ को ही बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पीएम और पीएमओ, पीएम प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को पीएमओ, बात वही है, वही लोग है, वही चीज है, सेम ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सो इसमें आपने देखा 6 ये हो गए, 15 स्पेशलाइज्ड हो गए। फिर आते हैं फंड्स एंड प्रोग्राम्स। अब फंड्स एंड प्रोग्राम्स जो होते हैं वो बहुत सारे हैं, वो एक एक सिंगल लिस्ट नहीं है उसकी। फंड्स एंड प्रोग्राम्स का मतलब है जो यूएन अलग से चलाती रहती है हर पर्पस के लिए। जैसे एक चला दिया यूएनडीपी, क्या है ये? यूनिसेफ। हाँ, यूनिसेफ हो गया। ठीक है, प्रोग्राम हो गया डेवलपमेंट के लिए। एक चला दिया यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एनवायरमेंट रिलेटेड चीजें। सो ये होते हैं फंड्स और प्रोग्राम। जैसे यूनिसेफ, ये भी एक जो है अपना काम करती है, फंड चलाती है, प्रोग्राम एक तरीके से। ये चिल्ड्रन के लिए काम करती है, इसमें सी का मतलब चिल्ड्रन है। UNHRC, ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। तो ऐसे प्रोग्राम्स और फंड्स जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए चलाए गए हैं, तो अलग से ये भी होते हैं, ये बहुत सारे हैं, ये एक नहीं है, ये फंड है। यहाँ पे एफ का मतलब भी फंड ही है। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स है, मतलब अनगिनत है। तो वो तो हमें इतने सारे नहीं पढ़ने आपको, ये तो अनगिनत प्रोग्राम चलते ही रहेंगे। कई फेमस हो जाते हैं, कईयों को हम नहीं जानते। ठीक है, तो याद रखना ऐसी चीजें हैं, ये कुछ ना कुछ फंड वंड चल रहे होते हैं। तो इस तरीके से यूएन का स्ट्रक्चर तैयार है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ स्टोरी? से यस और नो फास्ट? यस मैम। हाँ भाई, सब लोग बोले, फटाफट Yes, से ma'am. बोलो। यस मैम। यस मैम। चलिए, मैम अब लीग हम ऑफ नेशन डिसबैंड क्यों हुआ, उसका कुछ रीजन? रीजन बताया तो। रीजन ये था कि लीग ऑफ नेशन का पर्पस था टू सिक्योर पीस, और वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया,
तो पीस तो मेंटेन कर नहीं पाई, इसलिए लीग ऑफ नेशन को डिसबैंड एबॉलिश करके they have to make a new organization that will be something different from the previous one, and that should be able to like maintain the peace and order. International level harmony should be maintained by that organization. So finally UN has been made. Fine. So this is how UN got made, and this is the structure of UN, which is having a 6 principal organs. The name of these are written, and now we have to study these principal organs one by one. So firstly, what you have to write is United Nations General Assembly. What exactly is United Nations General Assembly? This is just a simple assembly which comprises of all 193 members. All 193 members assemble here, they work together, and main organ, which is like the main organ which make all the policies, which passes all the bills, resolutions, and it is responsible also for making budget making and सारा मतलब मेन ऑर्गन जो है वो ये है जिसमें सारे मेंबर्स होते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता. ऑल द मेंबर्स आर हियर. ओके. एंड इसके हेडक्वार्टर भी जहां पे मेन यूएन के हैं वहीं पर ही है, इसके न्यूयॉर्क. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लिखवाना चाहूंगी. यूएन जनरल असेंबली में कोई जो बिल्स होते हैं, हाउ दीज बिल्स आर पास्ड, these bills are passed with the help of the majority which we studied at the time of parliament. Simple majority. Right? Simple majority. What is simple majority? Here the simple majority is 50% plus one present and voting. yes. So this is how all the bills are being passed here by the simple majority. This is just an important fact. I don't think they're going to ask this kind of question, but it's fine. You can write down. Extra knowledge कभी भी खराब नहीं जाती, पता होना चाहिए. मैम डेट क्या था बने का? किसका? जनरल असेंबली का. सेम 24 अक्टूबर. सेम वही 1945 में बनाई थी. बट इसका फर्स्ट सेशन बनाई उसी दिन गई थी, बट इसका फर्स्ट सेशन जो होता है वो 10 जनवरी 1946 को होता है. बट दिस डेट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. यू कैन जस्ट राइट डाउन. इम्पोर्टेंट नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई क्वेश्चन बन सकता है. पहली बार बैठती है इस दिन को, बनाई पहले ही जाती है, और वही 51 मेंबर्स जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो अटेंड करते हैं सेशन को. 51 मेंबर्स. मैम इस पे बिल किस रिगार्डिंग, जैसे वो फैटअप की बिल भी इसी में गई थी मैम? हाँ, जो भी मतलब जो भी देश के लिए होती हैं चीजें, पूरे हर देश के लिए कि भाई ये चीज हमें करनी है, पीस मेंटेन करना है, तो पीस के लिए कौन कौन सी कंट्री को क्या क्या करना है, रिकमेंडेशंस क्या होनी चाहिए, डिबेट्स करते हैं कि वर्ल्ड के लिए क्या ठीक है क्या नहीं है. बहुत सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं, हाई लेवल मिनिस्टर्स आते हैं, सारे हाई लेवल मिनिस्टर्स होते हैं. तो ये लोग इन्हीं के ऊपर डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे बढ़ाना है. मान लीजिए एक रूल सेट करना है पूरे वर्ल्ड के लिए, वो सेट करना. और कोई कोई मान लो जैसे अभी आपको पता तालिबान का इशू चल रहा था, यूएस और ईरान का इशू चल रहा था, कोई न्यूक्लियर डील पे है, कोई जापान ने कुछ कर दिया, कोई रशिया ने कुछ कर दिया, मिडिल ईस्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही है. इन सब के ऊपर ये लोग डिस्कस करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कैसे बढ़ना चाहिए आगे, क्योंकि हर कंट्री है ना इसके अंदर. तो बट एक्चुअली में मैं बताऊं आपको, तो ये जो यूएन जनरल असेंबली है, इट इज मतलब कोई खास पावर इसके पास है नहीं प्रेजेंटली, क्योंकि यूएन जो है पूरा, इसको
जितनी भी 190, अब आपके दिमाग में ये भी तो आएगा ना कि इनको पैसा कहाँ से मिलता है, जो ये लोग इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं और इतनी सैलरीज देते हैं, इतना बड़ा स्टाफ है, पूरा वर्ल्ड का काम संभालते हैं, तो पैसा कहाँ से आता है? तो देखो भाई, जो 193 कंट्रीज इसमें जुड़ी हुई है, हर कंट्री का शेयर है, हर कंट्री पैसा देती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री देती है यूएसए। हम लोग हमेशा सोचते हैं यूएसए की तरफ से फंडिंग जाती है, बिल्कुल सही बात है, पर हर कंट्री का शेयर है, डिपेंडिंग अपॉन देयर जीडीपी, डिपेंडिंग अपॉन देयर इकोनॉमिक कंडीशन, हर कंट्री का शेयर जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग एनी अदर कंट्री विच इज अ मेंबर। लेकिन सबसे ज्यादा शेयर इसमें यूएसए का जाता है। ठीक है, ये भी सच है कि सबसे ज्यादा फंडिंग जो देता है वो यूएसए देता है इनको। तो इट्स कंपल्शन, आप किसी भी जगह के मेंबर हो, आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको फंडिंग देनी पड़ेगी, चाहे छोटी से छोटी फंडिंग दो, चाहे बड़ी से बड़ी फंडिंग, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, सो मेन सोर्स ऑफ फंडिंग यहीं से आती है, जिनका बजट होता है, सब कुछ होता है, वो सारा कुछ मेन फंडिंग का सोर्स यूएसए है। तभी यूएसए को लेकर यूएन थोड़ा बायस्ड रहता है, थोड़ा सा झुकाव यूएसए की तरफ है, क्योंकि पैसा आता है ना वहां से। तो यूएस की फंडिंग सबसे ज्यादा है इसमें। ठीक है मैम ये क्या है, वन ऑल मैम, ये वन? कंट्रीज को ये हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये देने पड़ते हैं शेयर, जो भी बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। जैसे WTO या WHO। आप किसी के भी मेंबर हो, आपको देना पड़ेगा, वरना वो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी कैसे? उसको कौन पैसा देगा? जो जो जिस जिस जगह का मेंबर होता है, उसको उस जगह पे फंडिंग देनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है एक परसेंटेज ऑफ फंडिंग। मान लो इंडिया ज्यादा नहीं देता, ठीक है, यूएस के मुकाबले हम लोग फंडिंग नहीं देते, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह के मेंबर हो। अभी जब बातें उठी थी इतनी ज्यादा यूएन के ऊपर, तो यही बोला था ना यूएसए ने कि मैं इनकी फंडिंग रोक रहा हूँ, यूएसए इसकी यूनाइटेड नेशंस की फंडिंग रोक रहा हूँ। तो यही है, यहीं से मतलब मेन फंडिंग आती है, इसलिए जिसकी जहां से फंडिंग ज्यादा आती, थोड़ा सा वहां पे बायसनेस भी आ जाती है। मेन फंडिंग इनको सारी मेंबर, आप में कहीं के भी मेंबर हो, हम ब्रिक्स के मेंबर है ना, तो हम ब्रिक्स में भी पैसा देंगे। हम अगर सार्क के मेंबर हैं तो हम सार्क में भी पैसा देंगे, देना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये था पहला, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आगे बढ़ते हैं सेकंड। मैम प्रेजेंट में हेड कौन है इसके? एंटीनो ग्यूटरेस प्रेजेंट में यूएन के हेड है, लिख लो, एंटीनो ग्यूटरेस। मैम इसमें क्या है, 193 मेंबर्स एंड 51 मेंबर्स, ये क्या है मैम? 193 मेंबर्स और 51 मैंने लिखा है, 193 इसके अंदर इंक्लूडेड है 2021 में। और जब इसका पहला सेशन हुआ था तब 51 मेंबर्स जो फाउंडिंग थे इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने ज्वाइन किया था पहला सेशन 1946 में। पर अब तो 193 सब सेशन सारी की सारी कंट्रीज अटेंड करती है, जो भी उनकी तरफ से पर्सन दिए गए हैं वो अटेंड करते हैं। इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अटेंड करेगा, ऐसी हर कंट्री का अपना अपना है। ठीक है, एंटीनो गुटरेस इसके अभी के प्रेसिडेंट हैं, जो कि पोर्चुगीज से है। ये पोर्चुगीज हैं, मतलब पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, यूनाइटेड मैम नेशन। इसका हेड कैसे चुनते हैं? ये डिपेंड करता है कंट्री वाइज, इसके लिए वोटिंग होती है, और साथ ही साथ हर कंट्री वाइज इसमें जैसे कई बार होता है कि रोटेशन वाइज चलता है। अफ्रीका, एशिया, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका में तो खैर पॉपुलेशन रहती नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री में से कुछ कुछ रिप्रेजेंट, हर कॉन्टिनेंट में से रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया जाता है, वोटिंग कराई जाती है, और जो यहाँ पे जीत जाते हैं उनको चूज कर लिया जाता है। तो वो हर एक जगह का डिपेंड करता है कहाँ से कौन जीतता है। इंडिया ने कभी भी यहाँ पर अभी तक कोई भी हेड नहीं बने हैं इंडिया के। ठीक है भाई, तो ये हुआ पहला। दूसरा आप लिखेंगे सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो कि एक्चुअली में सारे डिसीजंस लेती है, ये सारे डिसीजन लेती है। ठीक है, एक्चुअली में ये मेन है जो कि अपने सारे डिसीजन लेंगी, जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं। 15 में से
5 जो है ये परमानेंट है, ये कभी चेंज नहीं होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। 10 होते हैं नॉन परमानेंट। ठीक है, अब इसमें क्या सिस्टम चलता है इनका, 5 परमानेंट को हम P5 कहते हैं। P5 का मतलब ये कभी चेंज नहीं हो सकते, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। कौन है भाई? मैम यूएसए, चाइना, रशिया, यूएसए, चाइना, फ्रांस, जर्मनी। नहीं, जर्मनी नहीं है। यूएस, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, चाइना। यस, ये 5 है। ठीक है, और ये 10 जो नॉन परमानेंट है ये इलेक्शन के थ्रू आते हैं, कभी कोई कभी कोई। इसमें इंडिया है। अभी इंडिया को यहाँ पे चूज किया गया था, 193 कंट्रीज ने वोट किया था और इंडिया के फेवर में हाईएस्ट 184 वोट्स आए थे, इसलिए इंडिया को वापस से नॉन परमानेंट मेंबर बना दिया गया। इन 10 में से आज के समय इंडिया भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंडिया है इसके अंदर, इंडिया को दोबारा से इसमें चूज किया गया है। ओके, सो इस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब इसके बाद एक्चुअली में इन पांच को लर्न करने की मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ एक। अगर आपको लर्न हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और इनको लर्न करने की एक ट्रिक है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, केयर फ्री। C for China, A for America, R for Russia, E for England और फ्री फॉर फ्रांस। ठीक है भाई, केयर फ्री लर्न कर सकते हो, तरीका है लर्न करने का। जिनको लर्न करने में कभी कभी कंफ्यूज, क्योंकि मुझे ऐसा पता है क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है ये सारी चीजें बहुत स्टूडेंट्स को, तो उनको कंट्रीज में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि ये थी या नहीं थी, मतलब दिमाग से निकल जाता है। तो ऐसी ट्रिक्स के थ्रू ना दिमाग में रहेगा कि फ्रांस थी या जर्मनी थी, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ी देर बाद जब पढ़ के हटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि फ्रांस था या जर्मनी था। तो भाई फ्रांस था, जर्मनी नहीं है, या कुछ और भी दिमाग में आ जाता है। तो ये 5 है, इनको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है मैम ये नॉन परमानेंट एक बार फिर से रिपीट कीजिए, और इन 5 कंट्रीज को मैम ये भी बोलते हैं वेटो पावर कंट्रीज। हाँ, ये भी है, अभी पढ़ेंगे, पढ़ते हैं इसको भी अभी। ये 10 जो नॉन परमानेंट है, ये नॉन परमानेंट मेंबर में वोटिंग वगैरह करके चूज किया जाता है, जिसमें से अभी प्रेजेंटली इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, प्रेजेंटली इंडिया है। वैसे इसका मेंबर जो है चेंज होते रहते हैं हर 2 साल बाद। इनका इंडिया जो को कब टर्म है, किया है? इंडिया को पिछले साल किया है, 2021 में स्टार्टिंग में ही, जनवरी फरवरी में ही कर दिया था। 2 साल तक रहते हैं और 2 साल के बाद इनकी फिर से जो है मीटिंग होती है, फिर से चूज किए जाते हैं मेंबर्स को। अभी इंडिया है, ब्राजील है, आयरलैंड है, मेक्सिको है, यूएई है। खैर वो नहीं पढ़ना आपको, मेन आपको यही पता होना चाहिए, नॉन परमानेंट मेंबर्स जो कि इसके अंदर होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आते हैं क्वेश्चन इनसे। मैम ये और कौन से इन बेस पे चुनते हैं लोग नॉन परमानेंट मेंबर्स, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इसके अंदर हर एक कॉन्टिनेंट से जो है लोगों को चूज किया जाता है, मतलब कंट्री वाइज चूज किया जाता है। होता क्या है कि रोटेशन चलती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसी रहेगा, रोटेशन चलता है यहाँ पर। तो नॉन परमानेंट मेंबर को रोटेशन वाइज, जैसे क्या होता है कि ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको ये चीज, कि क्या होता है कि एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, अमेरिका, इनसे लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एशिया पैसिफिक से 3 लोग हैं, अब यहाँ पर 3 कंट्रीज को चूज किया जाएगा, वोटिंग कराई जाएगी और फिर उसके हिसाब से आगे जो जीत जाएगी उनको यहाँ पर फाइनली बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है बस क्या नहीं, कुछ नहीं होता, यहाँ पर जो भी कॉन्टिनेंट वाइज है, कॉन्टिनेंट वाइज यहाँ पर चूज किया जाता है, दैट्स इट। कॉन्टिनेंट वाइज यहाँ पे जैसे अफ्रीका में भी 3 मेंबर्स हैं, तो 3
कंट्रीज को चूज किया जाएगा, अफ्रीका खुद से चूज करेगी, फिर वहां पर वोटिंग होगी उन कुछ कंट्रीज के बीच में, जो कंट्री जीत जाएगी वहां जाएगी वोटिंग। 193 लोग वोटिंग करेंगे इसके लिए। ठीक है भाई, तो ये था ये कंट्रीज, और इनके पास होती है वीटो पावर। लिखो भाई ये चीज, व्हाट इज वीटो पावर? वीटो पावर का मतलब होता है ऐसी पावर जो अगर एक बार यूज हो गई दैट मीन्स फाइनल है। जैसे क्या हुआ कि कोई XYZ बिल आया, इस XYZ बिल में रशिया ने वीटो पावर लगा दी, दैट मीन्स ये XYZ बिल पास नहीं हो सकता। अब वीटो पावर का मतलब हो गया नो, अब ये बिल पास नहीं होगा। अगर वीटो पावर लग गई दैट मीन्स वो किसी भी कंट्री ने लगा दी, पांचों में से जो केयर फ्री वाली कंट्रीज लगवाई थी, इन पांचों में से किसी ने भी वीटो पावर लगा दी, दैट मीन्स वो बिल अब कभी भी, मतलब वो बिल अभी पास नहीं होगा। ये एक मेन पावर है, क्योंकि क्या होता है ना, 5 है तो हम कैसे डिसाइड करते हैं, 3:2 में डिसाइड कर लेते हैं कि 3 फेवर में है, 2 फेवर में नहीं है, बिल पास। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, यहाँ पे 5/5 चाहिए, इसीलिए वीटो पावर है, अलग से पावर मिली है। और मुझे ये बताओ, आज तक इतिहास में सबसे ज्यादा वीटो पावर कौन सी कंट्री ने यूज करी है? मैम यूएसए ने। नो, रशिया। Russia has a record of using maximum veto powers in history. एक बार भी वीटो पावर लगा दी ना दैट मीन्स अब वो बिल पास नहीं होगा, पांचों की मर्जी चाहिए, एक ने भी लगा दी बिल मतलब फेल है। ठीक है भाई, तो ये था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया अब इस कोशिश में लगा है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिल जाए, परमानेंट जगह मिल जाए, इसलिए इंडिया ने क्या बनाया, G4 ग्रुप। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, वेरी हाई चांस कि इस पे क्वेश्चन आएगा। इंडिया ने G4 कंट्री का एक ग्रुप बनाया है जो क्या डिमांड कर रहे हैं, टू बिड परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि ये 1945 में थी, अब तो बदल गया है ना देश, 80 साल बीत गए, तो अब चेंज करो। इन 4 कंट्रीज का डिमांड है कि अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चेंज करके हमें भी सपोर्ट करो। कौन सी 4 कंट्रीज हैं इसमें? इसमें है इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान। These 4 countries are supporting each other ताकि उनको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। बट एज यू ऑल नो, इंडिया का राइवल कौन है? चाइना, नहीं आने देगा। ब्राजील का राइवल कौन है इसका दुश्मन? बताओ भाई, ब्राजील का उसी के साथ में लगता है देश, अर्जेंटीना। जर्मनी का दुश्मन इटली, जापान का दुश्मन रशिया। तो ये कंट्रीज कभी इनको परमानेंट नहीं होने देती। तो इन कंट्रीज ने क्या किया, इटली, रशिया, अर्जेंटीना, क्योंकि रशिया चाइना तो ऑलरेडी है वहां पर, इन कंट्रीज ने मिलके एक ग्रुप बनाया है G4 के अगेंस्ट। G4 समझ में आ गया ना सबको? G4 ये G4 के अगेंस्ट एक ग्रुप बनाया गया ताकि इन कंट्रीज को जाने नहीं देना चाहिए। उस ग्रुप का नाम है कॉफी क्लब। नाम क्या है? कॉफी क्लब। स्टार्ट करने वाले पर्सन का नाम क्या है? इटली। इटली ने स्टार्ट किया है अलोंग विद पाकिस्तान। इटली और पाकिस्तान ने मिलके साथ में और भी कंट्रीज को जोड़ लिया। ठीक है, क्या स्टार्ट किया है इन्होंने? कॉफी क्लब। कॉफी क्लब जिसका मतलब है, इसको और भी एक दूसरे नाम से जानते हैं, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि भाई इन G4 को जाने नहीं देना है। तो ये भी एक ग्रुपिंग है, याद रखना। अलग हटके बता रही हूँ चीजें, ये वैसे तो हमें अलग मिसलेनियस में पढ़नी होती है, ये किसी टॉपिक में कवर नहीं होती, तो मैं आपको अलग से बता रही हूँ। G4 ऐसे है
और एक कॉफी क्लब है जो इटली और पाकिस्तान ने स्टार्ट किया है। इटली चाहता है कि भाई जर्मनी नहीं आनी चाहिए, पाकिस्तान चाहता है कि भाई इंडिया नहीं जानी चाहिए, इसलिए इन्होंने ये ग्रुपिंग स्टार्ट करी है। ठीक है, लिख लेना, ये कॉफी क्लब क्वेश्चन बन सकता है। कॉफी क्लब इज रिलेटेड टू, आंसर करो क्या है कॉफी क्लब। फिर पूछ लेगा या यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस या G4। G4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, हम ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब जैसे एक दूसरे की टांगे खींचना, जहाँ ये आगे जा हाँ रहे हैं B2 पावर लेने के लिए पीछे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे यही लोग चाहते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये था आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब आओ थर्ड के ऊपर, यूनाइटेड नेशन इकोसॉक। थर्ड लिखो, यूनाइटेड नेशन इकोसॉक। इकोसॉक क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल, हेडक्वार्टर क्या था वही इसका? है न्यूयॉर्क, सबके न्यूयॉर्क है, हेडक्वार्टर सबके न्यूयॉर्क है, सिर्फ एक के नहीं है, वो मैं भी लिखवाऊंगी आपको, बाकी डेट भी सबके वही था मैम, हेडक्वार्टर्स। 94। हाँ, सब 1945 में बने। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल से सबसे G4 में कम जी क्या क्वेश्चन है? आते हैं। क्या कह रहे हो? ये G4 में जी जो है, जी क्या मेन ग्रुप करता है? ग्रुप ऑफ 4। G4 मतलब ग्रुप याद ऑफ 4 कंट्रीज। याद रखो, बिग जे। ओके। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों का ये यूएन इकोसॉक आता है। देखो इकोसॉक जो है, ये इकोसॉक का दो काम है बस, इनके सिर्फ दो ही काम रह गए हैं आज के समय में। ये काम करती है जो हम अभी पढ़ के हटे हैं टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मेंटेन करना और क्लाइमेटिक चेंज के लिए फाइट करना। बस ये यही काम करती है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, क्योंकि इकोनॉमिक लेवल और सोशल लेवल के ऊपर काम करने का इसकी जिम्मेदारी है। ये है इसका मेन पर्पस, याद रखना इसको, इकोसॉक। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, बस इसमें यही है। इसके हेडक्वार्टर्स भी सेम जगह पे ही है, न्यूयॉर्क पे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, इसको आप बस इतना ही लिख के छोड़ दो। फोर्थ कौन सी? आई थिंक ट्रस्टीशिप लिखवाइए। ट्रस्टीशिप काउंसिल आज के समय में एग्जिस्ट नहीं करती, लिख लेना, इट हैज स्टॉप्ड फंक्शनिंग। ये आज के समय में फंक्शनिंग नहीं करती। ठीक है, क्यों नहीं करती? क्योंकि जो पर्पस से ये बनाई गई थी वो पर्पस फुलफिल हो चुका है। ठीक है, इसका पर्पस था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो कंट्रीज हार गई हैं, उन कंट्रीज को, उन कंट्रीज की गवर्नमेंट कुछ नहीं है तो उनको ही अपने अंडर रह के उनकी कंट्री चलाए, इसका ये पर्पस था। पर आपको पता है आज के समय में हर कंट्री इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के अंडर नहीं है। अगर कोई हार भी गई थी तो अब तो सब डेवलप हो चुके हैं, तो अब हर कंट्री अपने तरीके से काम कर रही है, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सो पलाव एक कंट्री थी, नाम सुना आप लोगों ने पलाव? पलाव एक कंट्री थी। जब से ये पलाव जो है इंडिपेंडेंट हुई है, तब से ये लास्ट थी, ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपना काम छोड़ दिया। 1994 के बाद से ये एग्जिस्ट नहीं करती। इट हैज स्टॉप्ड इट्स फंक्शनिंग सिंस 1994 because all the countries in present world, they are independent and they have their own government, so there is no use of trusteeship council. ठीक है, मैम पलाव लास्ट कंट्री थी इसके अंडर? हाँ जी, इसके अंडर थी पलाव, और फिर पलाव इंडिपेंडेंट हो गई। पैसिफिक ओशन में छोटा सा आइलैंड है ये पलाव, तो वो इंडिपेंडेंट हो गया, तो अब जरूरत भी नहीं है इसकी, खत्म। डन।
तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल पे क्वेश्चन आया हुआ है, बस सीडीएस में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ काउंसिल, फिफ्थ क्या है? आई थिंक आईसीजे लिखवाई है मैंने, देख लेते हैं। फिफ्थ आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट बना लो, इस पे आ सकता है क्वेश्चन, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें से। अब ध्यान से सुनना, जो लास्ट की सेक्रेटरीट है वो तो किसी काम की नहीं है, वो तो कभी कभी नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। ये पांचवी जो है ना, इसके हेडक्वार्टर्स अलग है, जबकि जितनी भी है ना सबके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। नीदरलैंड्स में मैम। हाँ जी, इसके हेडक्वार्टर्स हैं द हेग, नीदरलैंड्स में। जो नीदरलैंड्स में एक जगह है हेग, वहां पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं। नीदरलैंड्स का पुराना नाम क्या है? फॉर्मर नेम ऑफ नीदरलैंड्स? नाइजीरिया, हॉलैंड, 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 हॉलैंड। बिल्कुल। हॉलैंड जो है अब उसकी जगह पे नीदरलैंड इसका ऑफिशियल नेम हो चुका है। तो हेग में इसके पैलेस में बना हुआ है। इसको हम कहते हैं एक तरीके से वर्ल्ड का कोर्ट। ठीक है, ये वर्ल्ड कोर्ट है जो पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता है, जिसमें अगर देखो स्टेट कंट्री के अंदर कोई मसला हो रहा है तो वो तो कंट्री की कोर्ट सॉल्व करेगी, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। लेकिन अगर कोई देशों के बीच में बात हो गई तो वो कहाँ जाएगा? आईसीजे में। यहाँ पे टोटल 15 जज बैठते हैं और 9 इयर्स का उनका टर्म होता है। थोड़ा अटपटा है 9 इयर्स, क्योंकि या तो 5 होता है या 10 होता है, ये 9 का क्या मतलब है, लेकिन इसमें 9 इयर्स का उनका टर्म है। ठीक है भाई, इसको याद रखिएगा। 15 जज होते हैं और 9 इयर्स है। एंड डू यू कैन एनीवन फ्रॉम यू टेल दैट इन 15 में से एक जज अपना इंडिया का भी है? कैन एनीवन टेल द नेम ऑफ दैट जज? सर बेंजिल रो। नहीं, आरिफ ने भेजा है आंसर पर उसने थोड़ी गड़बड़ कर दी, उसने बलबीर लिख दिया। दलवीर दलवीर। नाम है, हाँ तुमने उल्टा लिख दिया, दलवीर है, दलवीर भंडारी। ये हैं आज के समय में हमारी इंडिया से रिप्रेजेंट करने वाले जज जिनको दोबारा चूज किया गया। ये पहले भी थे, इनको दोबारा से चूज किया गया इंडिया की तरफ से। देखो भाई, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ऐसे थर्ड जज है जो हमारी तरफ से गए हैं। इनसे पहले भी 2 जज जा चुके हैं। एक गए थे BN राव, ठीक है, बेनिगल नरसिंह राव, जो आप में से अभी कोई बोला भी, ये पहले थे। फिर गए थे नरेंद्र सिंह, और तीसरे हैं दलवीर भंडारी। ठीक है, 3 यहाँ पे जज जो है वो गए हैं। ठीक है ना, तो 3 लोग हैं जो यहाँ पर जाते हैं, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, और BN राव के बारे में, BN राव के बारे में 2 बातें याद रखनी, लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। पहला फैक्ट जो आपने अभी पढ़ा कि ये जज थे UN में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, ही वॉज दी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि ये लॉयर थे, ठीक है, तो इनको काफी नॉलेज थी इन चीजों की, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन भी एक बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे? तो ये थे भाई BN राव। ठीक है, तो ये फैक्ट इनके बारे में याद रखना, और दलवीर भंडारी आज भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है भाई, ये याद रखना सारी चीजें यहाँ तक। यहाँ पर हम लोगों को इंडिया की तरफ से हम लोगों ने कुलभूषण जाधव का केस लड़ा गया था, ठीक है, और कुलभूषण जाधव के केस के अंदर हम लोग जीत गए थे।
लेकिन जैसे कि आपको पता है कि कुलभूषण जाधव के केस में हम जीत तो गए यहाँ पर वर्ल्ड कोर्ट में, काफी न्यूज में था वो केस, लेकिन फायदा नहीं होता। कुलभूषण जाधव तो अभी भी भारत नहीं आए हैं, उनको तो अभी भी भारत नहीं लाया गया, तो केस जीत गए ठीक है, पर फायदा नहीं हुआ उस केस को कुछ जीतने का अभी तक भी। ठीक है, तो जरा याद रखना इस चीज को भी, यहाँ पर ये केसेस लड़े गए। तो आईसीजे के बारे में ये इन्फॉर्मेशन इतनी याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। दलवीर भंडारी पे बन सकता है क्वेश्चन, या बीएन राव नरेंद्र सिंह पे भी बन सकता है। फिर लास्ट है अपनी सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट क्या करती है? ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है। सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? सेक्रेटरी। जैसे होता है ना कि डेली की फाइलिंग वर्क और ये सब काम संभालने के लिए, ठीक है, वो है सेक्रेटरीट। ये आपको याद रखना है। ये थे 6। सेक्रेटरीट का कोई काम नहीं है, मतलब उनका काम अपना यूएन के अंडर ही है, हमें पढ़ने लायक कोई काम नहीं है। तो ये थे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन जिनको आज हमने कवर किया है और काफी फैक्ट्स कवर किए। मैम बाकी ये की जो, हाँ बोलो। आईसीजे कब बनना था डेट? आईसीजे का क्या? मैम डेट एस्टैब्लिश। ये डेट उसी दिन 1945, सेम सब कुछ 1945 में ही एस्टैब्लिश किया गया, कुछ अलग नहीं है, सब कुछ 1945 में हुआ है। मैम ये वीटो पावर का थोड़ा ये मैम, अगर कोई केस जाता है, कोई बिल जाती है, तो 5 कंट्री में से अगर वोट अगेंस्ट करेगा तो वो पास नहीं होगी। हाँ, मान लो 5 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 में हम क्या देखते हैं कि 3 और 2 देख लेते हैं, जो 3 फेवर में है, बात खत्म। पर इसमें क्या होता है, पांचों की मंजूरी चाहिए। अगर 5 में से भी कोई एक मना कर देता है तो बिल पास नहीं होगा। उसे कहते हैं वीटो पावर। मतलब अलग होगी ना पावर, कि सबको ही पास करना जरूरी, मतलब पांचों को इंपॉर्टेंस मिल रही है, 3 को और नहीं, 10 का पांचों को। नॉन परमानेंट का भी मैम उस पर रोल रहता है या नहीं? नहीं, नॉन बर्न सच में ये देखो यार, सब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है, ताकि मुंह बंद रहे बाकी सब कंट्रीज का। असल में नॉन परमानेंट के बारे में, नॉन परमानेंट में कोई हाथ, कोई उनका वो नहीं होती, कोई पावर नहीं होती। वर्ल्ड में सारी पावर आपको पता ही नहीं 5 कंट्री के हाथ में है। तो यही 5 कंट्री मेन है। जो नॉन परमानेंट है वो बस सिर्फ नाम की है। ठीक है ठीक है, जुड़ी है, सही है। एक तरह से इनजस्टिस हो रही है ना ये यहाँ पर, जो क्या वीटो कह रहे पावर हो? यूज कर, इट इज अ काइंड ऑफ इनजस्टिस। बिल्कुल, तभी तो इंडिया चाह रहा है ना कि हमें यहाँ पर परमानेंट मेंबरशिप मिले। तभी तो इंडिया इस चीज को चाह रहा है कि हमें जो है एक परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तभी तो इंडिया इस चीज के लिए मतलब चाहता है, इंडिया ब्राजील। और एक्चुअली में वीटो पावर में यूएसए को जोड़ा नहीं जा रहा था। यूएसए ने तो बोल दिया था सीधा ही, 1945 की बात बता रही हूँ। उनके जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने ये बोल दिया था कि अगर हमें वीटो, उनकी वजह से यह है एक्चुअली वीटो पावर। उन्होंने कहा था कि हम पांचों कंट्री मिलके एक अलग से कॉन्सेप्ट लाएंगे, तभी यूएन हम बनाएंगे। अपने लिए उन्होंने ये बनाया था सिक्योरिटी काउंसिल। ये उन्होंने अपने लिए बनाया था कि हमेशा लाइफ लॉन्ग हमारे पास एक अलग से पावर रहे पूरे वर्ल्ड में। और उस समय ये पांचों कंट्रीज थी एक बढ़िया लेवल पर। तो बस इन कंट्रीज को बना दिया गया। यूएस के चक्कर में एक्चुअली में बनाई है, यूएस ने ही इस चीज की मांग उठाई थी 1945 में। उन्होंने कहा था मैं यूएन का हिस्सा ही नहीं बनूंगा जब तक मुझे वीटो पावर नहीं मिलेगी, इसलिए ये करा गया था। मैम फिफ्थ रिपीट कीजिए जरा। फिफ्थ रिपीट कीजिए। फिफ्थ का मतलब है आईसीजे। देखो भाई, आईसीजे जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस है। जस्टिस के लिए बनाया गया। कोई दो कंट्रीज के बीच में मसले हैं और वो मामला यूएन तक पहुंच गया है, मतलब आईसीजे उसमें आपको फैसला सुनाएगी, जिसमें 15 जज होते हैं 9 साल के लिए। अपनी इंडिया से दलवीर भंडारी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ऐसे तीसरे जज हैं जो आईसीजे में चूज किए गए हैं। और दलवीर भंडारी पुराने सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। ऐसे पहले 2 पर्सन है, बीएन राव और नगेंद्र सिंह। ये नरेंद्र सिंह, ये पर्सन पहले हमारे इंडिया की तरफ से हमें रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और इसके हेडक्वार्टर्स नीदरलैंड्स द हेग पीस पैलेस उसका नाम है। मैं आपको कहूंगी, आप एक लोग एक बार पिक्चर देखना इसकी, ठीक है। काफी बड़ा एक कोर्ट बना हुआ है नीदरलैंड्स के अंदर, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ तक सबको मैम क्लियर हुआ? हाँ जी बोलो। मैम जैसे इंडिया है तो उसने वीटो पावर लेनी हो तो हम फिर मतलब कैसे मिलेगी, किस ऐसे बेस पे मिलेगी वीटो ना, पावर मिलेगी? इस बेस पे मिलेगी
इन 5 कंट्रीज से मिलेगी। अब देखो ये 5 कंट्री जो है, ये 5 कंट्री अगर सपोर्ट करेंगी तब इंडिया को वीटो पावर मिल सकती है। और आप जानते हो चाइना, इंडिया, आप सबको पता है, किसी से छुपा तो है नहीं चाइना और इंडिया का। तो चाइना जब जब इंडिया आना चाहता है, चाइना तब तब वीटो पावर लगाता है। यूएसए सपोर्ट कर रहा है। यूएसए में जो ट्रम्प थे, ओबामा थे, बाइडेन है, ये तीनों सपोर्ट में है कि हाँ इंडिया को आना चाहिए। बट चाइना वीटो पावर लगाता है। चाइना हमेशा ही वीटो पावर लगाता है, जिसकी वजह से आपको पता ही है सिचुएशन क्या है, तो इंक्लूड नहीं कर सकते। जस्टिस की बात है मैम, अगर कोई भी कंट्री इन भी हो जाएगी तो जस्टिस वो जो रहता है पहले से वो फिर भी रहेगा, क्योंकि एक वोट अगर यहाँ वहां जाएगा तो कोई फायदा ही नहीं है कंट्रीज का इन हो जा रहा। हमारे खुद यहाँ पे कंट्री में हाँ वो तो है, अलग अलग चीजें तो है ही, पर अब प्रेजेंटली यही चीजें, और इंडिया डिमांड भी कर रहा है, सारी कंट्रीज डिमांड कर रही है कि भाई अब थोड़ा सा रिफॉर्म लाने चाहिए और हर कंट्री को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक पूरा स्टोरी क्लियर हुआ, क्योंकि अभी हमने स्पेशलाइज एजेंसी नहीं करे, वी हैव डन ये सारा, हमने प्रिंसिपल ऑर्गन्स कर लिए। ठीक है मैम 6th वाला रिपीट। 6th वाले में कुछ भी नहीं है, 6th वाला आपको नहीं पढ़ना। 6th वाले में सेक्रेटरीट है, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसका हमें क्या ही करना। तो यहाँ पे तो सारा दिन भर के एक तरीके से काम वाम यहाँ पे किए गए हैं। मैम इसके हेडक्वार्टर्स भी न्यू। हाँ इसके भी न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करना, इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, जिसमें स्पेशलाइज एजेंसीज में से हम ये 3-4 एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हमने यूएन देखा, ऐसे ही हम और ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्रिक्स क्या है, सार्क क्या है, बिम्स्टेक क्या है, आसियान क्या है, तो मेन मेन ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसको करंट अफेयर से मैं आपको रिलेट करवा दूंगी, G20 और G7 G5 ये सब भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है भाई, तो यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लो। और अब हम एक और क्लास नहीं रखेंगे, आई थिंक इनफ है आज के लिए, काफी कर लिया। ठीक है, तो इतना कंप्लीट कर लेना। और कल मॉर्निंग में आपकी क्लास रहेगी 8 to 9। ठीक है, 9 को 9:15 भी हम तक थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं क्लास को, वर्ल्ड ज्योग्राफी की। आज मॉर्निंग में नेटवर्क इशू था इसलिए हो नहीं पाई, तो कल वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास रहेगी। कल तो सब आ सकते हैं, संडे है। एंड शाम में कोई क्लास नहीं रहेगी, मॉर्निंग में क्लास रहेगी। ठीक है, तो मॉर्निंग में सब लोग अवेलेबल रहना। मैम एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी कब स्टार्ट? वो भी हमको बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं कि एक बार इकोनॉमिक्स का डेमोग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी एक बार खत्म हो जाए, कोशिश करेंगे 2 दिन में खत्म हो जाए सारी चीजें। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास लग जाए, चाहे कोई बात नहीं, टाइम एक्स्ट्रा लेके खत्म करके उसको इकोलॉजी और एनवायरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है मैम वो क्लास इवनिंग में ही रखना, सुबह नहीं रखना। नहीं यार, इवनिंग में एक्चुअली मैं हूँ नहीं ना घर पर, इसलिए इवनिंग में नहीं हो पाएगी, मॉर्निंग में ही रखनी पड़ेगी क्लास। मॉर्निंग में तो ठीक है। हाँ ठीक है मॉर्निंग में मैम। ही रखनी पड़ेगी, 8 o'clock से 9:30 तक, 9:15 तक रख लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवनिंग में क्लास नहीं हो पाएगी। यस मैम, जो कोई बात नहीं मैम, कोई भी टाइम रहे मैम। हाँ हाँ मॉर्निंग ही रहेगा टाइम। ठीक है, मॉर्निंग ही रहेगा, मॉर्निंग में वही सेम इकोलॉजी टाइम का रहेगा। मॉर्निंग ही रहेगा मैम। क्या कह रहे हो? इकोलॉजी और ये एनवायरनमेंट का मॉर्निंग का टाइम रहेगा। वो डिपेंड करता है कि सिलेबस पहले किसका खत्म होता है। मॉर्निंग में क्लास पक्का रहेगी आपकी, वो टेंशन नहीं लो, 8 से 9 क्लास रहेगी रहेगी, चाहे करंट अफेयर की लगानी पड़े, रहेगी क्लास, तो तभी तो सिलेबस हो पाएगा पूरा। ओके।